नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहलगाम की घटना के बाद जो संघर्ष शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पर सीज फायर की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही पाकिस्तान की आर्मी का चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। हमने पहलगाम की घटना के बाद भी एक एपिसोड किया था और तब हमने थोड़ी चर्चा की थी कि पाकिस्तान की आर्मी क्यों भारत को बार बार परेशान करने की मुद्रा में दिखाई पड़ती है। आज हम फिर सर उसी बात को और आगे बढ़ाएंगे और आपसे एक विस्तार से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती क्या है और उसके अपने देश में इस तरह के संघर्ष से उसे क्या फायदा मिलता है। अमित जी, थैंक यू इस विषय पे बात करने के लिए। और जैसे कि हमने पहले भी जो एपिसोड हुए उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के जो सेनानायक हैं उनको अपनी एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम होती है। नंबर एक, कि उनको जस्टिफाई करना होता है कि उनके रेलेवेंस के बारे में। नंबर एक। नंबर दो, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो टू नेशन थ्योरी है इसके बाहर कभी नहीं निकल पाई और उसने कभी भी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार वो इस बात को लेकर के वो भारत से संघर्ष करती आई है। उससे उसके दो फायदे होते हैं कि उसका जो आइडियोलॉजिकल आउटलुक है वो जस्टिफाई होता है और सेकंड, उनका पाकिस्तान के पब्लिक के बीच में जो उन्होंने ये एक खौफ बना रखा है कि भारत के खिलाफ अगर हम नहीं खड़े होंगे, हम नहीं संघर्ष करेंगे तो भारत तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हें अपने देश में मिला लेगा। ऐसी वो बात बताते हैं अपने लोगों को, जबकि हमने ये भी बता दिया है कि भारत ने कभी भी इस तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया। भारत ने हमेशा ये कहा है और इस जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस बात को स्टैब्लिश किया है कि भारत के लिए पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन 1947 में हुआ वो एक सेटल्ड इशू है, वो एक डन इशू है और भारत को पाकिस्तान को अपने आप में जोड़ने में कोई इंटरेस्ट कहीं से भी नहीं है। भारत प्रतिकार तभी करता है जब पाकिस्तान उस पर अटैक करता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में जब भी इंडिया पे अटैक किया है, हमेशा जब उस समय हेल्प ऑफ द फोर्सेस पे जो व्यक्ति रहा है या जो फोर्सेस के अंदर एक पावरफुल आदमी जो रहा है वो उसकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है। और ये सिलसिला 1947 से चल रहा है। 1947 में जब कश्मीर विलय की बात आई और उस समय के जो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ थे वो एक अंग्रेज थे, WG क्रेसी। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व करने से मना कर दिया था। उस समय जिन्ना के प्रोत्साहन पर एक जनरल अकबर खान ने नाम बदल करके जनरल तारिक के नाम से उन्होंने कबाइलियों को लेकर के कश्मीर पे हमला बोला था। कश्मीर में घुसे थे और बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वो वापस आए थे, बाद में वो बड़े ही बेआबरू होकर के फौज से बाहर भी गए। लेकिन जनरल अकबर खान से किसी ने कोई लेसन सीखा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद चीजें चलती रही। फिर उसके बाद जनरल अयूब खान के टाइम में जब वो फील्ड मार्शल बन गए, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तो उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मोहम्मद मूसा खान, उनकी महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने अपने आप को प्रॉब्ली टू बिकम अ सक्सेसर टू फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने भारत के ऊपर एक धावा बोला ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से। और वो अपने जिब्राल्टर को लेकर के वो इतने ज्यादा आत्ममुक्त थे कि वो कैसे हिंदुस्तान को 24 घंटे 48 घंटे में नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि इसके डिटेल्स को उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी शेयर नहीं किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या हासिल हुआ आपको मालूम है? हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तानी फौज को लाहौर तक पीछे धकेल दिया, लाहौर और रावलपिंडी तक पीछे धकेल दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है एक पाकिस्तान डिफेंस डे सेलिब्रेट करता है, वो कहता है कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया था। अरे बचा क्या लिया था? तुमने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया ने तुम्हें वापस धकेल दिया। जनरल मूसा खान भी उसके बाद बेआबरू होकर के गए। उनके बाद फिर जनरल अयूब खान को एज मार्शल लॉ, मूसा खान के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जनरल यहिया खान और वो फिर बाद में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। यहिया खान साहब ने ईस्ट पाकिस्तान में कहर बरपा दिया
और उन्होंने हिंदुस्तान को कहा कि आप ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थियों को आप शरण मत दीजिए। जब हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, ये तो एक ह्यूमन राइट्स की बात है और हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखेंगे इस पूरे मामले में, तो उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पे धावा बोल दिया इंडिया को। दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जनरल यहिया खान की फौज ने पाकिस्तान की, भारत की तरफ से जो हमारा जो वेस्टर्न कमांड जो था, जो कश्मीर से लेकर के पंजाब का इलाका था, और जो सदर्न कमांड था जो गुजरात का इलाका था, उसको उस समय दो जनरल साहब कमांड कर रहे थे, जनरल कैंडेट और जनरल गोपाल बेहूर। इन दोनों ने जम के मुकाबला किया और फिर पाकिस्तान को तो वेस्टर्न फ्रंट पे तो वापस धकेल ही दिया और बांग्लादेश भी उनके हाथ से किया। फिर यहिया खान साहब को भी इस हादसे के बाद उनको एक स्ट्रोक आया, वो क्या कहते हैं, वो लकवा मार गया उन्हें, पदच्युत भी हुए, पद भी गया उनके हाथ से, और बड़े बेआबरू होकर के फिर उनकी बाकी जिंदगी बीती। फिर भुट्टो साहब बने जो है सो वहां के प्राइम मिनिस्टर। वो जैसे तैसे डेमोक्रेसी को उन्होंने 5 साल चलाया और 77 में जनरल जियाउल हक ने उनको रिप्लेस कर दिया और मार्शल लॉ को उन्होंने इम्पोज कर दिया। जनरल जियाउल हक साहब जो थे, जैसे मैंने पहले भी एपिसोड में आपको बताया था कि जनरल जियाउल हक साहब भी जो थे वो जिहादिस्ट थे, वो वहाबी स्कूल से इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने पाकिस्तानी फौज का इस्लामाइजेशन शुरू का प्रोसेस शुरू किया। और उन्होंने खास करके उसको तब बढ़ाया जबकि उनके इरादों को देखते हुए भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में कब्जा कर लिया। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया भारतीय सेना ने, जो कि पाकिस्तान की जो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज थी उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद जिया साहब की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो भारत पे डायरेक्ट अटैक करते, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते थे और बातें करते थे, लेकिन साथ में उन्होंने जो जिहादिस्ट ग्रुप्स जो थे, जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो थे, उनको कश्मीर में इनकरेज किया, उन्होंने खूब इनकरेज किया, उनको बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, जिसके नतीजन हालांकि 1988 में एक एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये फैक्ट है कि ये उन्हीं का इनकरेज किया हुआ जो टेररिज्म था, जिसने एक विस्फोटक रूप कश्मीर वैली में, भारत में उसने एक रुख अख्तियार किया और 89-90 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली को छोड़ना पड़ा और एक पर्ज वहां पर चला। खैर एनीवे, उसके बाद भी स्थिति संभली, स्थिति को संभाला गया और फिर पाकिस्तान काफी तक तो थोड़ा वहां पर डेमोक्रेसी आई, बेनजीर भुट्टो की सरकार आई, नवाज शरीफ की सरकार आई। नवाज शरीफ भारत के तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ भी फैलाया। वाजपेयी जी बस लेकर के पाकिस्तान भी गए, लाहौर भी गए, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? पाकिस्तानी आर्मी को ये लगा कि भाई ये तो हम अपना रेलेवेंस ही खो देंगे, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती होगी तो अंदर रेलेवेंस खो देंगे। तो उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कारगिल की रचना रची और बिना अपने लीडरशिप को, बिना जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी देश की, बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए हुए उन्होंने कारगिल में कार्रवाई करी और कारगिल की लड़ाई में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब ने उसका उल्टा फायदा ये उठाया कि उन्होंने वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया और काफी साल तक वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। लेकिन वो कभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए और अल्टीमेटली वो भी फिर बड़े देश को छोड़ के भागी गए और उनकी विदेश में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर कई जनरल साहबान वहां पाकिस्तान में आए जिन्होंने छिटपुट कार्रवाई की, लेकिन फिर उसके बाद आए जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका भी बिल्कुल आउटलुक जनरल जिया वाला आउटलुक था, परवेज मुशर्रफ वाला आउटलुक था। और उन्होंने भी फिर से आर्मी के असर्शन शुरू करने के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा काम जो किया, टेररिस्ट एक्टिविटी जो की, वो 2019 में पुलवामा में जो हमारे अर्धसैनिकों बल के ऊपर जो अटैक किया गया, जिसमें कई सैनिक हमारे मारे गए, वो उन्होंने अंजाम दिया। और उसके जवाब में भारत ने क्या किया? उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन बालाकोट करके उनको मुंहतोड़ जवाब। और फिर कमर बाजवा साहब भी बड़े बेआबरू होकर के गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला अब 5 साल 6 साल ठंडा रहा, तो अब ये आ गए असीम मुनीर साहब। इनके भी जो इरादे हैं
और इनके भी जो डिस्कोर्सेस हैं, ये भी जो बातें करते हैं वो जिहादिस्ट भाषा में ही बात करते हैं, वो टू नेशन थ्योरी की ही भाषा में बात करते हैं, और इसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था। जी लेकिन मेरा ये कहना है कि आज वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के जनरल्स की जो रोक गैलरी एक है, जिन्हें कुछ जनरल्स के हमने नाम बताए थे, उस गैलरी में भी असीम मुनीर साहब का फोटो लग जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने मुंह की खाई है ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद जो 2 दिन जो उनके तमाम कोशिशों के बावजूद जो जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले में लहूलुहान हुआ है, जिस तरह से वहां पर उनकी जो एक्सटेंडेड आर्म थी, उनके जो टेरर ग्रुप पाकिस्तानी आर्मी के एक्सटेंडेड आर्म्स ही तो थे, उनके जिस तरह से भारत ने इम्प्यूट कर दिया है और उनके एयरफोर्स बेसिस को जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया है, ये शो करता है कि आज के तारीख में बिल्कुल शक्ति विहीन स्थिति में जनरल असीम मुनीर हैं, और उनको अपनी फौज को और अपने नेताओं को बहुत जवाब देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब असीम मुनीर साहब का चेहरा भी बाकी जनरलों के साथ रोक्स गैलरी में लगा हुआ हो। जी जी सर, ये जितने भी नाम आपने लिए ये सब बड़े फेमस नाम रहे अपने समय के, चाहे वो मूसा खान हो, याह्या खान हो, जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ हो। और लेकिन लगता है कि मिर्जा गालिब इनके लिए ही लिख के गए थे कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बिल्कुल। जब जब भारत की तरफ इन्होंने आंख उठाई, इन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी और बेआबरू होना पड़ा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और इतनी जानकारी आपने दी, आपने पाकिस्तानी आर्मी के बारे में विस्तार से बताया और हमें ये समझने में मदद की कि क्यों पाकिस्तान की आर्मी बार बार भारत के ऊपर संघर्ष की मुद्रा में दिखाई पड़ती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।